नमस्कार। 8 साल हो गए हैं, 4 महीने और हो जाएँगे, तो मोदी जी की सरकार के 8 साल हो जाएँ। 8 साल एक लंबा वक़्त होता है। 8 साल में हर महीने देश की जनता ने मोदी जी के मन की बात सुनी। लेकिन अब ये समय आ गया है, जब हमारे मन की बात मोदी जी सुने। दरअसल मोदी जी ये समझ नहीं पाए कि जब 2014 में 2013 से उन्होंने शुरू किया कैंपेन और बताया कि हर गरीब के जेब में 15 लाख आ जाएँगे, कांकेड़ की सभा में, छत्तीसगढ़ में भाषण कर रहे थे कांकेड़ में, और उन्होंने कहा कि हर गरीब की जेब में अगर काला पैसा बाहर से विदेश से हम ले आएँ, तो हर गरीब की जेब में 15 लाख रुपए आ जाएँगे। तब से आज तक बहुत पानी गंगा में बह गया, पैसा तो नहीं आया, हमारी जेब में तो खैर क्या आता, किसी की जेब में नहीं आया, सत्ता में भी नहीं आया। लेकिन हर महीने जो मन की बात करते हैं, दरअसल इसको समझना पड़ेगा, हमारे मन की उनके मन की बात मिली 2013 में, तभी तो हमने वोट दिया था। तभी तो इतना बुड़ेल के वोट बीजेपी को जो 18.3% पे घटते हुए आ गई थी, पिछले 3 चुनावों में लगातार घटते हुए, उसका वोट टैली अचानक जब 21% हो जाता है, तो वो हवा में नहीं होता है। मोदी जी, आपके मन की बात, जनता के मन की बात मिली, जनता ने अपने मन की बात आपके साथ एक यकसा की और तब जाके आपको वोट मिले। तो अब उल्टा होना चाहिए था ना, मन की बात हमारी होनी चाहिए थी, आपको तो काम की बात करनी चाहिए थी। 8 साल में काम की बात नहीं हुई, मन की बात ही आप हर महीने करते रहे। कभी सफाई, कभी प्लास्टिक, प्लास्टिक में दुनिया में पहला हो गया, सफाई में पहला हो गया। कहाँ हुई सफाई? अभी भी जो असली सफाई है वो तो पूरी तरह से नहीं हो पाई, उन मुद्दों को आपने छुआ ही नहीं। जो रियल चैलेंज थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो रियल गवर्नेंस के चैलेंज थे, उसको तो आपने छुआ ही नहीं। तो अब हमारे मन की बात मोदी जी थोड़ा-सा सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। 8 साल से हम आपकी सुनते रहे और 2 बार आपको वोट दिया, 1 बार नहीं, बल्कि 31% से फिर खींच के हम ले गए तो 37% पे ले आए 2019 में। तो कम से कम अब तो बनता है ना कि आप जनता की बात सुने। मोदी जी, आप क्या जानते हैं कि आप हर मुद्दे पे फेल रहे? आपने फ्लैगशिप प्रोग्राम आते-आते दिया, फसल बीमा योजना, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आप अपनी सरकारी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लगातार उसमें जो शिरकत कम होती गई किसानों की और किसान वो उसको लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हर साल वो घटता जा रहा है। बमुश्किल तमाम कुछ लोगों ने लिया है और वो भी सिर्फ वो लोग जो कि लोन लिए हैं, वही लोग फसल बीमा योजना ले रहे हैं। जबकि स्कीम आई थी तो ये लगा कि ये किसानों का भाग्य बदल देगी। हमने स्वयं कहा था, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे दम तोड़ गई। करप्ट सिस्टम, उनीदा सिस्टम, सोमनोलेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। आपका सिस्टम सोया था, आपका स्टेट गवर्नमेंट सोई थी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट करप्ट थी, आपकी स्कीम के जो इम्प्लीमेंटर थे वो करप्ट थे। नतीजा ये हुआ कि फसल बीमा योजना दम तोड़ गई। 8 साल में तो बिल्कुल ही खत्म हो गई और उसने दम तोड़ा तो किसान का भी दम टूटने लगा, आत्महत्याएं होती रही। ये आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम था। आपने आते-आते ऐलान किया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। अब जरा गौर कीजिएगा, सुनने में कितना अच्छा लगता है ये। जब आप जनता को बताते हैं, अपने बुलंद भाइयों बहनों कह के, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। स्किल इंडिया, रूरल इकोनॉमी से लोगों को निकाल के उनको स्किल करना और उनको फिर उद्योगों में लगाना। यही तो था ना मुराद आपकी। स्किल इंडिया आपका फेल हो गया। एक फिटर के भी स्किल आप नहीं दे पाए। आपने कहा था कि गांव के बगल में ही स्किल की ट्रेनिंग होगी। जानते हैं क्या हुआ? फर्जी आंकड़े आने लगे आपके पास। इतने फर्जी आए कि इंस्टीट्यूट से कहा गया
सरकारी अफसरों ने कहा कि इंस्टीट्यूट से कि तुम बताओ कि एक लिस्ट बना के दे दो कि इतने लोगों को ट्रेनिंग दिया है। फर्जी लिस्टें बनने लगी। नतीजा ये हुआ, उस फर्जीफिकेशन में आपने एक मंत्री तो हटा दिया, पर हकीकत ये थी कि स्किल इंडिया कहीं भी स्किल नहीं दे पाई। उस स्किल का प्लान ये था कि स्किल इंडिया करने के बाद मेक इन इंडिया में, भारत में उद्योगों में उनको जगह मिलेगी। आज आपको मालूम है 32% ड्राइवर की कमी है, ट्रेन ड्राइवर की। हमारा ड्राइवर ट्रेन नहीं है, लिहाजा ब्रेक, क्लच और गियर, इसका तालमेल वो नहीं जानता है। अगर वो ये जान जाता तो 20% फ्यूल हमारा कम लगता। आपने एक ड्राइवर को भी स्किल नहीं दिया है। हमारे पास 32% ड्राइवर्स कम है। फिटर, टर्नर, ये भी हमारे पास नहीं। मेक इन इंडिया आपका दम तोड़ गया, कहीं कोई मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। तो आपके ये 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपने मन की बात उस पे की होती तो हमें समझ में आता, क्योंकि हम तब आपको बताते कि हमारा बेटा बिना रोजी के क्यों है। मोदी जी, अब जो असली मन की बात है, कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। आप इलेक्शन दर इलेक्शन घूम रहे हैं। आप देश को बता रहे कितना महान आपने कर दिया है 8 सालों में। वो प्रवासी फिर वापस बंबई से ट्रेन बिहार की, गया, मुंगेर, पटना, लखनऊ, प्रतापगढ़, इसकी ट्रेनें पकड़ चुके हैं, वापस लौट रहे हैं। और हाथ में वही 2 पिट्ठू, उसके पुरुष के हाथ में, पति के हाथ में 2 पिट्ठू, पीठ में 2 पिट्ठू होते हैं। एक कंधे पे लटका होता है, एक टिन का बक्सा होता है। एक बीवी उसकी जो होती है 35 साल 30 साल की पत्नी होती है, 2 बच्चे हो गए होते हैं, तो पत्नी जो नया झाड़ू खरीदी है वो भी हाथ में रख लेती है कि झाड़ू 15 रुपए का है, कैसे फेंके। और रात का सना हुआ आटा भी वो उसी बाल्टी में डाल लेती है, जिसमें कि चावल डाल रखा है उसने। चावल जो बचा हुआ था 1-1/2 किलो वो भी डाल दिया है, और फिर वो वापस होने लगी है। वही त्रासदी। उनको कोरोना का डर नहीं है मोदी जी। वो कोरोना से पहले भी नहीं डरते थे, आज भी नहीं डरते। उनको जान की चिंता नहीं है, उनके रात के खाने की चिंता है। अगली सुबह मकान मालिक हटा देगा, निकाल देगा, तो वो जाएंगे कहां, इसकी चिंता है। रोजी तो गई, तीसरी लहर में फिर रोजियां जा रही हैं। फिर वो बसों में, फिर वो ट्रेनों में भीड़ लगने लगी है। आपने सुना, आप जब देश को चमका रहे थे अपने भाषणों में, तो वो माइग्रेंट लेबर अपने 2 बच्चों को लेके, जिसमें एक को गोदी में रखी है उसकी पत्नी और दूसरा पैर घसीटता हुआ चल रहा है। यही है भारत। और आपने कहा क्या था 2 साल पहले, लगभग 2 साल से 2 महीना पहले, मार्च अंत में, आपको याद होगा किस तरह से वो अपने घर चले थे। कितनी बड़ी त्रासदी थी वो मानव सभ्यता की, याद है आपको। वही त्रासदी फिर से शुरू होने जा रही है। और तब आपने क्या कहा था, हम इनकी मैपिंग करेंगे, ये घर से निकलेंगे तब से मैपिंग शुरू हो जाएगी। और ये जहां भी जॉब लेंगे, वो केरल में जाएं, वो मद्रास में जाएं, वो कोयम्बटूर जाएं, वो त्रिवेंद्रम जाएं, उनकी मैपिंग होगी। और जहां भी रहेंगे, उद्योगपतियों से कहा जाएगा, इंडस्ट्रियल हाउसेस से कहा जाएगा, एंटरप्रेन्योर से कहा जाएगा कि वो इनके रहने की व्यवस्था करें। सुनने में बड़ा अच्छा लगा था। आपकी हर बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और लगा कि अब की बार शायद दर्द असली वाला है। लिहाजा वो माइग्रेंट फिर से वापस आए। स्किलिंग तो कहीं नहीं हुई है, शोषण पहले से ज्यादा हो गया, क्योंकि अब वो जानता है कि ये डर के मारे, पिछले दहशत के मारे, अब ये सस्ते में काम करेगा। वही ठेकेदार है। और जानते हैं वो कहते क्या है, कभी जरा बाइट वो भी सुन लीजिएगा, जो आपके चैनल नहीं दिखाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो बाइट दिखाई देते हैं। उनकी बाइट सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि ठेकेदार ने पिछला पैसा भी नहीं दिया, और अब कह रहा है कि घर में बैठो, कुछ दिन बाद काम फिर से शुरू होगा तो देंगे। ठेकेदार वो पैसा पिछली बार भी मार चुका है। इस ठेकेदारी शोषण प्रथा को आप नहीं बदल पाए। वहीं कम से कम स्किल मैपिंग होती, अगर ये वहां से मैपिंग उनकी हो जाती,
तो ये रहता कि ठेकेदार के चंगुल में तो ना आते। आज फिर वो ठेकेदार के चंगुल में है, अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनका शोषण होता है। और अब की बार कोरोना के डर से उनको इतनी दहशत है कि मालिक ने निकाला नहीं बल्कि वो भागना शुरू कर दिए हैं इस डर के बारे कि जब कोई लॉकडाउन होगा तब निकाल दिया जाएगा। निकालना तो लाजमी है, और निकालने के बाद फिर हम कहां जाएंगे? फिर वही जलालत, फिर वही दिक्कतें, फिर वही जिंदगी का जद्दोजहद। लिहाजा वो फिर से वापस होने लगे हैं। 2 साल में इतना भी नहीं हो पाया। भारत हमारा महान है, होगा किसी अंबानी के लिए, जिसकी कोरोना काल में बगैर फैक्ट्री चलाए, बगैर किसी फैक्ट्री के धुआं उगले, बगैर किसी रिफाइनरी के चले, उसकी आमदनी बढ़ के हर घंटे 90 करोड़ हो जाती है। आपको पता होगा 90 करोड़ कितना होता है? मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा ये करोड़ों का आंकड़ा। आप जानते कितना होता है ये? अगर एक मजदूर कमाना चाहे तो उसको 10,000 साल लगेंगे। 1 घंटे की आमदनी मुकेश अंबानी के कमाने में उसको 10,000 साल लगे। अगर वो लगातार कमाए, उसको बीमारी ना हो, उसकी पत्नी भी ना मरे ना बीमारी से, तब उसको 10,000 साल लगेंगे। इतना बड़ा रिच पुअर डिवाइड, इतना बड़ा इकोनॉमिक इम्बैलेंस, ये हमारे मन की बात है। ये कैसे हो जाता है? और तभी भारत महान हो जाता है? ये संभव कैसे है? भारत के महानता की कुछ तो शर्तें होंगी ना। या ये पैर घसीटता हुआ मरता रहेगा और अंबानी नया, जब कोरोना के डर से उन्होंने एक नया बंगला खरीदा ब्रिटेन में, तो उससे भारत महान हो जाएगा? क्योंकि अंबानी अब यहां नहीं रहेंगे, जब जब कोरोना आएगा तो वो ब्रिटेन के मकान में रहेंगे, और बहुत लंबा चौड़ा 800 एकड़ का एरिया है, वो उसमें रहेंगे। उससे भारत महान हो जाएगा। तो दूसरी हमारी ये है मन की बात, इसे भी आप सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने कहा था, कई बार कहा, किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। बरेली में, यूपी में चुनाव होने वाले थे 2017 के, 16 में आप भाषण कर रहे थे बरेली में। आपने कहा किसानों की आय दूनी हो जाएगी। आपको शायद उस समय भी नहीं मालूम था कि आय है कितनी, और यह भी नहीं अंदाजा था कि इसका दूना होता कितना होगा। क्योंकि आपने आय दूनी कहा तब तक, आज तक उस समय की या आज की आय भी नहीं मालूम है। सिर्फ ये प्रोजेक्टेड फिगर पे आपकी आय चलती, आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया। 2-3 मैकेनिज्म बने, और वो भी प्रोजेक्टेड फिगर के हिसाब से बने। किसानों की आय जब आपने ये ऐलान किया था तब भी आपको नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम, भारत सरकार में किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि उसका गणना हुआ ही नहीं था। खैर, जो 2016 में आया उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आज किसान की रियल आमदनी घटी है, घटी है। अब आप ये कहेंगे कि साहब वो तीनों कानून मान लेते तो उनकी आमदनी दूनी क्या चारगुनी बढ़ जाती। मोदी जी, किसान इतना मूर्ख तो नहीं है, मूर्ख है, हम सब मूर्ख हैं, लेकिन इतना नहीं है कि भोगे हुए यथार्थ को इतनी जल्दी भूल जाए। किसान की आमदनी पहले से कम हुई है, जाके देख लीजिएगा। आप ही के अपने फिगर्स जो ताजा आए हैं, सिचुएशनल असेसमेंट के फिगर देख लीजिएगा, और रियल जीडीपी जब आप देखेंगे पर कैपिटा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले से 200 रुपए घटी है। इस समय 10,200 है, उसके मुकाबले माफ कीजिएगा 9,200 है। तो रियल आमदनी घटी है। ये हमारे मन की बात है। अगर इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आपने कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज देने का कोरोना के बाद ऐलान किया, और पहले भी जो देते थे, हालांकि वो यूपीए की स्कीम थी। यूपीए 2 ने जब फूड सिक्योरिटी कानून बनाया, ये तब की स्कीम थी। खैर, 35 किलो अनाज आप देते हैं 2 रुपए, बड़ी अच्छी स्कीम है। आपने कभी ये सोचा है कि वो भीख देने की जगह मुफ्त अनाज, अगर आप उसको रोज ही दे देते तो कितना बड़ा एक काम होता। वो भिखारी तो ना रहता ना, पर आप उसको भिखारी रखना, आपकी स्कीम्स, आपकी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये हमेशा चाहिए कि वो आपके दर पे आता रहे, ताकि कभी 5 किलो दे, कभी 7 किलो दे, कभी बढ़ा दे, कभी घटा दे, और हम उसके रहनुमा बने रहें। वरना
इसमें क्या उज्र हो सकता है किसी भी सरकार को कि बेहतर हो कि उसकी रोजी रोटी मुकम्मल कर दे, उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। आप जानते हैं रोजी रोटी की हालत क्या है आपके इस कार्यकाल में, बल्कि यूं कहिए एक साल पीछे से ले लेते, 2012 से लेके 2020 तक, बल्कि 21 तक, इन 9 साल के कार्यकाल में 12 करोड़ नए युवा रोजगार में आए हैं, रोजगार सीकर है, रोजगार के लिए खड़े हैं, वो मांग रहे हैं, तलबगार हैं। और जानते हुआ क्या है, 1.5 करोड़ रोजगार कम हो गए हैं, 2012 के मुकाबले 1.5 करोड़ रोजगार कम हो गए। और ये आंकड़े आपके हैं। क्या इसके बाद भी मन की बात आपकी सुनी जाएगी, मेरी नहीं सुनी जाएगी? आखिर मेरी ही मन की बात से तो वोट आपको मिले थे। जो किसान उस समय इतना होशियार था कि आपको वोट देता था, और तब आप कहते थे देश की जनता ने हमें वोट दिया, ये किसान भाइयों ने वोट दिया है, वो उस समय जब वोट देता था वो बहुत होशियार था। लेकिन 3 कानून जब का विरोध किया तो वो बहुत मूर्ख था। आप उसको समझा नहीं पाए, आपकी तपस्या असफल रही। वो इतना मूर्ख हो जाए, वोट देता है तो बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जैसे ही वो आपकी बात नहीं मानता है तो मूर्ख हो जाता है। ये लॉजिकल फैलेसी। अब हम लॉजिकल फैलेसी, क्योंकि ये बातें तो हमने अपने प्रधानमंत्री से कही हैं, अब हम जनता से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, हम ये प्रोग्राम करते क्यों हैं? हमें किसी मोदी से कोई मतलब नहीं है। हम आपको समझाने के लिए करते हैं, हमें सरकार से मतलब है, एक सरकार की पॉलिसी से है। वो मनमोहन सिंह की पॉलिसी है, मोदी की पॉलिसी में से मीडिया का बेसिक दायित्व होता है कि वो एडवर्सेरियल फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारी है, उसमें हमारा रोल ही निगेटिव, हम सरकार की गलतियां बताते हैं। अरे अच्छा काम करने के लिए तो तुम्हें दिया ही है वोट भाई। अच्छा काम, कोई एहसान कर रहे हो, अच्छा काम करते हो तो तुम खराब काम जब करते हो तो उसको हमें जनता को बताना पड़ता है, कि ताकि उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये बात जाए। अब जनता की दिक्कत क्या है? जनता में हमारे लॉजिक पावर बहुत पुअर है, लिहाजा वो समझ नहीं पाती है। अब देखिए इसकी दिक्कत क्या हो रही है लॉजिक पावर खराब होने से। तो लॉजिक पावर दो तरह से, लॉजिकल फैलेसी कहते हैं इसको, इसको दो तरह से देखा जाता है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। उदाहरण लीजिए आप, बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक तर्क वाक्य है कि जब भी बारिश होती है तो सड़क गीली हो जाती है। अगला सेंटेंस है आज सड़क गीली थी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? यानी बारिश हुई थी, जबकि यह निष्कर्ष गलत है। बारिश में सड़क गीली होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सड़क गीली और कारणों से नहीं होती। सड़क पानी छिड़कने से भी गीली हो सकती है। तो यह निष्कर्ष गलत है। इसका एक उदाहरण देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। यूसुफ ने वंदे मातरम नहीं कहा, लिहाजा वो राष्ट्रभक्त नहीं है। ये गलत कंक्लूजन है, क्योंकि राष्ट्र वंदे मातरम तो राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, लेकिन इससे यह नहीं पता लगता कि हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं है। यूसुफ हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है, लेकिन इतना ही जवाब लेंगे कि वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, यूसुफ ने वंदे मातरम नहीं कहा, लिहाजा वो राष्ट्रभक्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप लॉजिक गलत दे रहे हैं। भारत में ये चल रहा है। जेएनयू का उदाहरण लीजिए। जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वगैरह वगैरह, क्या क्या। वो कुछ कश्मीर के लड़कों ने लगाया था, वो एक भीड़ के बीच में लगाया था। अब आप देखिए इसको, ये लॉजिकल फैलेसी, ये फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी है। इसमें क्या किया गया? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसको बताया गया कि ये देशद्रोह है, जबकि कश्मीर के कुछ लड़कों ने किया था, उनको आप पकड़िए, उनको देशद्रोह जो करना हो करिए। लिहाजा आपने कहा जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है, आपने ये पेंट करना शुरू किया। फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का विस्तार किया तर्कशास्त्र का, और उसको आपने बताया कि जो भी
सरकारी पॉलिसी का विरोध करता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का है। हर इंटेलेक्चुअल जो विरोध करता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का है। टुकड़े टुकड़े गैंग एक प्रतीक हो गया राष्ट्रद्रोह का, और नतीजा अंत तक ये आते आते हो गया कि नोटबंदी में कोई बूढ़ा अगर गिर गया, बेहोश हो गया क्योंकि उसको नहीं मिला, आपकी गलत नीतियों की वजह से, आपको मालूम ही नहीं था कि एटीएम में नया जो 2000 का नोट है वो फिट ही नहीं बैठेगा, बूढ़ा बेचारा गया, वो धनिया बेचने वाली बुढ़िया गई, बड़ी मुश्किल से तो उसके पास कार्ड था, और वो बूढ़ा बेहोश होके गिर गया, मर गया। तो कहा गया कि ये गलत पॉलिसी है, तो आपने उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बताया। ये एक्सटेंशन ऑफ लॉजिक है। इसी तरह लॉजिक के जो अन्य फॉर्मल, जैसे कि इनफॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं, उसकी भी फैलेसी होती है। उदाहरण के लिए आर्गुमेंटम एड बाकुलम, आर्गुमेंटम एड होमिनम, ये तमाम उसके फैलेसीज होते हैं। पूरा इस्तेमाल इस रेजीम में एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से कर रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं। अब जैसे कि पंजाब में जो कुछ भी हुआ वो क्या था? क्या वाकई कोई जान से मारने आपको आया था? आपने ये उलाहना जो कि देवरानी जेठानी के उसमें होता है, आपने कितना आपने ये अफसरों से कहा कि आप अपने चीफ मिनिस्टर को बता दीजिएगा। चीफ मिनिस्टर को फोन करके आप ही बता देते, वन ऑन वन बता देते। अगर बहुत तकलीफ थी तो एक लेटर लिखते। लेकिन आपने वो अफसरों से कहा, उलाहना के तौर पे था जो देवरानी जेठानी का होता है। नतीजा ये हुआ कि आपने किस तरह से एक्सटेंशन ऑफ लॉजिक, वही तर्कशास्त्रीय दोष है कि यूसुफ ने वंदे मातरम नहीं कहा। आपने यहां तक बता दिया कि इंटेंशन सीएम का खराब था, जबकि वो लोग आए थे। अब जो नए वीडियो आए हैं उसमें वो वीडियो बीजेपी का व्यक्ति था जो कि नारे लगाता हुआ, जिंदाबाद करता हुआ आपके कवालगढ़ के नजदीक आ गया था, और उसने कहा है कि 1 किलोमीटर दूर किसान कुछ आए थे, वो बात करना चाहते थे। आपको याद होगा मोदी जी, इंदिरा गांधी की नाक टूटी थी, एक ईटा लग गया था, इंदिरा गांधी ने कोई प्रोग्राम नहीं रोका, किसी चीफ मिनिस्टर पर आरोप नहीं लगाया। इंदिरा गांधी प्रोग्राम करती रही, आगे भी कोई आरोप नहीं। उन्होंने कहा नहीं, साधारण सी घटना है, तो विरोध हुआ था, एक ईटा लग गया था। लेकिन आपने इसको चीफ मिनिस्टर को मेलाइन कर दिया। अब कांग्रेस का तर्कशास्त्रीय दोष सुनिए, क्योंकि हमें दोनों बताना चाहिए। कांग्रेस ने इसको 3 दिन से बताना शुरू किया, क्योंकि आप ही वाला मंत्र वो भी जान गई है। जैसे आप कहते थे, आपके खिलाफ जब कहा गया कुछ, तो आपने कहा कि ये गुजरातियों के सम्मान पे हमला है। जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो हर तीसरे दिन गुजरातियों के सम्मान पर हमला बता देते थे। यही काम वो भी कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये पंजाबियों के, ये सिखों के का अपमान है, ये पंजाब के लोगों का अपमान है। मोदी जी ने कहीं अपमान नहीं किया किसी पंजाबी का, वो तो चीफ मिनिस्टर को कर रहे थे ताकि इलेक्शन में एक मुद्दा बन जाए। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती से इसको आरोप ये कह दिया कि नहीं साहब, पंजाबियों को सिर्फ पंजाब के वासियों पे हमला है। ये आप ही वाला मंत्र है जो आप हर तीसरे दिन गुजरात की अस्मिता पे हमला बता देते थे, गुजरात की गरिमा पे हमला बता देते थे। ये आप ही वाला है जो कि कांग्रेस ने भी अप्लाई किया है। तो ये पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग बड़ी खूबसूरत चल रही है। आपको याद होगा ये जो हमला बताने की बात है, ये बहुत आम है। आमतौर पे ये कही जाती है कि जैसे ही हुआ तो उसको आपने पूरे देश पे हमला बता दिया, पूरे राष्ट्र पे हमला बता दिया, जबकि आरोप आपके ऊपर लगा है। जब आप, जैसे कि अक्सर होता है कि भाई मैं यहां से तो करप्शन, मुझे मेरे ऊपर करप्शन चार्ज लगाया गया है, मैं जनता की अदालत में जाके जवाब दूंगा। जरा पूछिए कि जनता कौन सा सीआरपीसी पढ़ के बैठी है, आईपीसी पढ़ के बैठी है? लेकिन ये पॉलिटिकल एक लॉजिकल फैलेसी होती है। और जब जीत के आप आ जाते हैं सारे कुकर्म के बाद, तब कहते देखा मैं जनता की अदालत से जीत गया। अरे भाई, जनता की अदालत में अगर सब फैसला होना है तो ये अखलाक, पहलू खां, जुनैद, तबरेज सब जो मारे गए थे, जनता की अदालत में ही मारे गए थे। इसी को आप कहते हैं जनता की अदालत। अगर ये आपकी जनता की अदालत है तो बड़ा खतरनाक है। मेरे ख्याल से एक स्वस्थ सुशासन दे, एक गवर्नेंस मॉडल बदले, अपने को और व्यापक करके, मेरे ख्याल से अगर ये स्वस्थ प्रशासन दे तो यही हमारे मन की बात है। हम बहुत लाइक करेंगे अगर प्रशासन स्वस्थ हो और ये
देवरानी जेठानी के झगड़े का मॉडल न रहे और जिसपे कि लॉजिकल फैलेसीज से आप शासन न चलाएं। अगर ये करें तो मेरे ख्याल से ये हम सब के मन की बात है और हम सब चाहेंगे कि अगला भी आप ही शासन करें, बशर्ते कि आप इसको बदल सकें। क्या ये मॉडल आप गवर्नेंस का बदलेंगे? यही हमारे मन की बात है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले मुद्दे पे फिर कभी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।